दोस्तों, क्या लगता है वर्ल्ड में सबसे महंगी मूवीज आखिर कौन बनाता होगा, हॉलीवुड या बॉलीवुड? जहां बॉलीवुड या हॉलीवुड 10, 15, 20 मिलियंस की मूवीज बना के दुनिया में इतना हल्ला मचा देते हैं, वहीं क्या आप जानते हैं मार्वल्स की एक मूवी आखिर कितना कलेक्शन करती है? मार्वल्स की एक मूवीज ऑन एवरेज 90 मिलियंस तक की कलेक्शन करती है पूरे वर्ल्ड से। मार्वल्स ने अब तक टोटल में 32 मूवीज बनाई है, जिसमें मार्वल्स ने 29.5 बिलियन यूएस डॉलर्स तक की कलेक्शन की है, यानी पूरे 8,400 अरब। और हर मूवी की एवरेज कलेक्शन बनती है 250 अरब पाकिस्तानी रुपयों में। इनकी 10 मूवीज तो ऐसी हैं जिन्होंने 1 बिलियन से ज्यादा का कलेक्शन किया है। इसके अलावा एवेंजर्स एंड गेम की कलेक्शन की बात करें तो वो 2.5 बिलियन से ज्यादा थी। सिर्फ यही नहीं, मूवीज के अलावा मार्वल्स के पास और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे वो अपना बिजनेस करते हैं, जैसे मार्वल्स के टॉयज, मार्वल्स की कॉमिक्स, मार्वल्स के कार्टून स्टोरीज वगैरह। लेकिन मार्वल्स हमेशा से ऐसा नहीं था। क्या आपको पता ही है लेजेंडरी मूवी स्टूडियो एक वक्त ऐसा भी था जब मार्वल्स बैंकरप्ट होने वाला था। उनके पास मूवीज बनाने तक के पैसे नहीं थे। उन्हें अपनी पहली मूवी बनाने के लिए लोन लेना पड़ा था। और लोन लेते वक्त पता है उन्होंने गिरवी क्या रखा था? अपने सुपर हीरोज आयरन मैन और स्पाइडरमैन वगैरह। और एवेंजर्स एंड गेम में जैसे आयरन मैन ने थिनोस को मार के पूरी दुनिया को बचाया था, यहाँ भी आयरन मैन ने ही पूरे मार्वल स्टूडियोज को बचाया। और आज मार्वल स्टूडियोज दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टूडियो है। आपने मार्वल्स की मूवी में आयरन मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन की कहानियां तो सुनी होंगी, लेकिन हम आपको आज ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनसे ये सारी कहानियां शुरू हुई। जी, मार्वल स्टूडियोज की कहानी। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो मार्वल्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था साल 1939 में, लेकिन इनकी मेन कहानी शुरू हुई 1992 से। अब जो लोग मार्वल्स को पहले से जानते हैं वो ये बात जानते होंगे कि मार्वल्स शुरू से मूवीज वगैरह नहीं बनाता था, बल्कि मार्वल्स ने स्टार्ट में अपनी कॉमिक्स बनाई। साल 1939 में इनका पहला कॉमिक आया जिसका नाम मार्वल कॉमिक नंबर 1 था, और उस टाइम उस कंपनी का नाम था टाइमली प्रोडक्शंस। 1941 में मार्वल्स ने अपना पहला सुपर हीरो इंट्रोड्यूस करवाया, जो था कैप्टन अमेरिका। अब जो नया कॉमिक्स आया मार्वल्स का, उसके कवर पे इन्होंने कैप्टन अमेरिका की पिक्चर लगाई हिटलर को पंच मारते हुए, और वो कॉमिक्स हिट हो गया। लोग धड़ाधड़ कैप्टन अमेरिका की कॉमिक्स खरीदने लगे। अब बेसिकली मार्वल्स ने ट्रेंड को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस को ग्रो किया था, क्योंकि 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। तो इस दौरान लोगों को काफी इंटरेस्ट हो रखा था ऐसी स्टोरीज में। आप नोटिस करेंगे शुरुआत में जितने भी सुपर हीरोज बने वो वॉर के टाइम पे इंट्रोड्यूस करवाए गए, लेकिन ट्रेंड के साथ अगर आप चलेंगे तो एक प्रॉब्लम भी है। मतलब अगर ट्रेंड चल रहा है उस चीज का तो आपका बिजनेस भी आसमान छुएगा, और अगर ट्रेंड खत्म हुआ तो आपका बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। सबसे बेहतर तब होता है कि जब ट्रेंड के चलते आपका बिजनेस चल रहा हो तो आप उसमें कुछ ऐसा ट्विस्ट कर दो कि ट्रेंड तो चला जाए लेकिन आपका बिजनेस ना रुके। अब इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो लोगों ने धड़ाधड़ चैनल्स बनाए कि भैया वर्ल्ड कप पे वीडियो बनाते हैं, हिट जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, ट्रेंड का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत से सब्सक्राइबर्स और सक्सेस तो अर्न की। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो उनके पास टॉपिक ही नहीं था कोई, तो उनके जो व्यूअर्स थे वो धीरे धीरे जाने लगे, क्योंकि व्यूअर्स बोर होने लग रहे थे एक ही चीज से। अब कुछ चैनल्स ऐसे भी थे जिन्होंने स्टार्ट तो वर्ल्ड कप के ट्रेंड से किया था, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स ड्रॉप नहीं हुए और व्यूअर्स उनके साथ एंगेज रहे। उसकी वजह ये थी कि जब ट्रेंड चल रहा था उस दौरान उन्होंने कुछ नया किया, यानी ट्रेंड खत्म होने के बाद नए नए टॉपिक्स लाए स्पोर्ट्स और क्रिकेट को लेके, जैसे क्रिकेट की न्यूज और रिकॉर्ड्स वगैरह के बारे में डिस्कस करना और फुटबॉल वगैरह के बारे में डिस्कस करना। इस बात से हमें एक बात समझ आनी चाहिए कि मार्केट में अगर आपका एक्स नहीं चल रहा तो आप कुछ और लाओ, आप XYZ ट्राई करो। मतलब ट्रेंड से बंदे नहीं रहना, ट्रेंड को इस्तेमाल करके कुछ नया करना है। ठीक वैसा ही किया मार्वल्स ने भी। अब वॉर के टाइम में तो लोग इन सुपर हीरोज और ऐसी स्टोरीज को पसंद कर रहे थे जिसमें किसी एक सुपर हीरो ने पूरे कंट्री को बचाया, लेकिन वॉर के खत्म होते ही लोगों का क्रेज इन स्टोरीज से खत्म हो गया। तो मार्वल्स ने ये देखा कि हमारे कॉमिक्स बिकना बंद हो गए हैं, तो उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, कुछ चेंज लाया अपनी स्टोरीज में, नए नए स्टोरीज निकालने लगे, जैसे हॉरर कॉमिक्स, थ्रिलिंग कॉमिक्स, एक्शन कॉमिक्स वगैरह, जिससे उन कॉमिक्स के जो रीडर थे वो तब भी मार्वल की कॉमिक्स खरीदते रहे। इसके अलावा मार्वल्स ने एक काम और भी किया, उन्होंने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के बजाय कंपनी को ब्रांड बनाया। जैसे कि स्टार्ट में मार्वल्स ने जो कॉमिक्स लॉन्च किए थे वो टाइमली प्रोडक्शन के नाम से लॉन्च किए थे। फिर कुछ टाइम बाद इन लोगों ने नाम चेंज करके एटलस पब्लिशिंग के नाम से कॉमिक्स देना शुरू किए। उसके बाद कुछ टाइम बाद कॉमिक्स तो बना रहे थे, लेकिन कॉमिक्स पे नाम ही नहीं लिख रहे थे कि बनाई किसने है। फिर कुछ टाइम बाद मार्वल्स को ख्याल आया कि हमें अपना नाम फ्रंट पे लाना है, भले हम कॉमिक्स में स्टोरी किसी की भी बता रहे हो। फिर इन्होंने अपने कॉमिक्स मार्वल कॉमिक्स के नाम से बनाना शुरू किया। मतलब जो भी कॉमिक्स आता उसमें मार्वल्स का नाम पहले और बाकी जो प्रोडक्ट होता जैसे आयरन मैन, स्पाइडरमैन, वो बाद में। उसके बाद से अब तक मार्वल्स ने अपनी यही स्ट्रेटेजी रखी है कि कोई सी भी मूवी हो, जब भी उसका ट्रेलर रिलीज होता है
तो सबसे पहले मार्वल स्टूडियोज आता है, फिर उस पार्टिकुलर मूवी का नाम आता है। उन्होंने फिल्म और प्रोडक्ट को मार्केट करने के बजाय अपने स्टूडियो को ब्रांड बनाया, जिससे लोग मूवीज को कैरेक्टर से कम और मार्वल्स की वजह से ज्यादा जानने लगे। आज के टाइम में मार्वल्स की कोई भी मूवी आती है, स्पाइडरमैन, आयरन मैन या एवेंजर्स वगैरह, तो हम बोलते हैं चलो यार मार्वल्स की कोई मूवी आई है। अब इससे हुआ ये कि मार्वल्स कोई सी भी मूवी बना दे, भले स्टोरी हिट हो या ना हो, तो लोग उसे मार्वल्स की वजह से देखेंगे। लोगों के बीच ऐसा पर्सपेक्टिव बन गया है कि मार्वल्स की मूवी है तो हिट होगी, लोग ना चाहते हुए भी उसे देखेंगे। जानते हैं ये जो मार्वल्स के कैरेक्टर हैं या जिन्हें सुपर हीरोज कह लें आप, ये सिर्फ एक आदमी ने डिजाइन किए हैं। वो है स्टैन ली। इस एक इंसान ने मार्वल्स के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स डिजाइन किए हैं। सबसे पहले इन्होंने फैंटास्टिक फोर डिजाइन करे, फिर एक्समैन की टीम, हल्क और स्पाइडरमैन वगैरह सब इन्होंने ही डिजाइन किए। तो ये 4-5 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आज मार्वल्स को अरबों रुपए कमा के दे रहे हैं, ये इस एक आदमी ने बनाए थे। अब बात करते हैं मार्वल्स के सबसे इंटरेस्टिंग दौर की। साल 1989 मार्वल कॉमिक्स की जो ओरिजिनल क्रिएटर्स थे, उन्होंने कंपनी को बेचने का फैसला किया। रॉन पेलरमैन नाम के एक बिलियनर थे, उन्होंने मार्वल्स को खरीदा। उस वक्त उन्होंने मार्वल्स कंपनी को $8.5 मिलियन में खरीद लिया। अब रॉन पेलरमैन जो थे वो जाने इस चीज के लिए जाते थे कि जो बड़ी कंपनीज है जिनका नाम बहुत ज्यादा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, वो ऐसी कंपनीज को खरीदते और उन्हें सुपर प्रॉफिटेबल बना के बेच देते। और इनके मार्वल्स को खरीदते ही मार्वल्स की सेल एकदम ऊपर गई। इसके पीछे की वजह बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उस टाइम कलेक्शन का दौर चल पड़ा था। जैसे 1939 में पहली कॉमिक्स आई थी और 1989 में मार्वल्स को उन्होंने खरीद लिया, तो उस टाइम के न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसी खबरें चलने लगी कि कोई बिलियनर थे जिसने 1939 में आई मैगजीन को 1 करोड़ में खरीदा, या 1950 की मैगजीन थी जिसे 50 लाख में खरीदा। अब लोगों ने सोचा यार ये बिजनेस तो टाइट है, मैगजीन खरीद लो और 20-30 साल बाद उसे एंटीक के तौर पे करोड़ों में बेच दो। तो लोग धड़ाधड़ पुरानी कॉमिक्स खरीदने लगे, जिससे मार्वल्स की सेल आसमान छूने लगी। अब इस दौरान मार्वल्स ने एक काम और शुरू कर दिया। आपने देखा होगा बचपन में कुछ लॉटरीज आती थी जिसमें च्युइंगम खरीदो तो उसमें से कुछ स्टिकर्स निकलते थे। 5 स्टिकर्स पे फ्लाई इनाम निकलता था और 10 स्टिकर्स पे फ्लाई इनाम। तो बच्चे पूरे पैकेट्स खरीद लाते थे उन च्युइंगम्स के इनाम के लिए। मार्वल्स ने भी कुछ ऐसा किया। मार्वल्स ने मैगजीन निकाले और हर मैगजीन के साथ एक कार्ड देना चालू किया और कहा कि ऐसे 5 कार्ड्स करेंगे तो आपको प्राइज मिलेगा। तो इससे उनकी सेल बढ़ गई, लोग इनाम की लालच में मैगजीन खरीदने लगे। इन 3-4 सालों में मार्वल्स ने बहुत प्रॉफिट कमाया। अब जब इंसान के पास इतना पैसा आने लगता है तो वो बेफिक्र हो जाता है। यही हुआ मार्वल्स के साथ भी। जब मार्वल्स को लोग खरीद रहे थे तो मार्वल्स बेफिक्र हो गया और राइटिंग की क्वालिटी दिन ब दिन गिरती चली गई। कैरेक्टर्स तो बहुत सारे होते थे लेकिन कोई स्टोरी नहीं होती थी, कोई ट्विस्ट नहीं, कोई एक्शन नहीं, जिससे लोगों का इंटरेस्ट खत्म होने लगा मार्वल्स में। अब 1989 में जो कलेक्शन का दौर चला था वो 1993 में टूट गया। लोगों ने मजीद कॉमिक्स खरीदना बंद कर दिए थे। उस एक ही साल में मार्वल्स की 70% सेल डाउन हो गई थी। अब बेसिकली मार्वल्स ने अपनी कोर को लूज करना शुरू कर दिया। लोग मार्वल्स को क्यों पढ़ते थे? क्योंकि इनकी कहानियां जबरदस्त होती थी। अब जब कहानियां ही सही नहीं बनाओगे तो लोग तुमको क्यों खरीदेंगे? अब आप बॉलीवुड को ही देख लें। एक वक्त था जब बॉलीवुड आसमान छू रहा था और आज बॉलीवुड की 90% मूवीज फ्लॉप हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि बॉलीवुड की मूवीज में कोई स्टोरीज नहीं रही। लोग साउथ इंडियन मूवीज को देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ से मार्वल कॉमिक्स का हो जाता है दी एंड और मार्वल्स बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देता है। साल 1998 तक काफी सारे मसले मसाइल चलते हैं, केस वगैरह चलते हैं। फिर फाइनली उसी साल मार्वल्स की एक कंपनी थी टॉय बिज, जो उस टाइम मार्वल्स के टॉयज बनाती थी, वो उसके साथ मर्ज हो जाती है। और टॉय बिज के 2 ही एग्जेक्टिव थे, आइजैक परलमेटर और एवी एरिड। इन 2 बंदों के हाथ में ये कंपनी आ गई। यहाँ से शुरू हुई मार्वल्स स्टूडियो की कहानी। अब मार्वल्स बैंकरप्सी से बाहर आया। उस टाइम मार्वल्स के पास पैसा वगैरह सब खत्म हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ कुछ मैगजीन्स है और कुछ कैरेक्टर्स जिनके साथ कुछ वो नया बना के अपनी कंपनी को चला सके। तो उन्होंने मूवीज बनाने का सोचा, लेकिन मूवीज बनाने के लिए तो पैसा ही नहीं था। मूवीज कैसे बनाते? तो उन्होंने उस टाइम के जो मूवी स्टूडियोज थे उनके साथ डील की कि आप हमारे कैरेक्टर्स किराए पे लें और उन पे मूवी बनाएं और हमें बस कैरेक्टर्स की फीस दे देना। तो फिलहाल उन्होंने अपना एक कैरेक्टर दिया जिसका नाम था ब्लेड, जिसपे मूवी बनी और उस मूवी ने 70 मिलियन की कलेक्शन की और स्टूडियो ने इनको दिए सिर्फ $25,000। फिर इन्होंने स्पाइडरमैन दिया सोनी को। सोनी ने मूवी बनाई स्पाइडरमैन पे और स्पाइडरमैन ने कमाए $3 बिलियन और इनको दिए 62 मिलियन। अब इनको रियलाइज हुआ कि यार कैरेक्टर हमारे और पैसे कमाओ तुम, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा। 2003 में ये लोग पैसे ना होने की वजह से अपने कैरेक्टर्स को बेचने का फैसला करते हैं। थॉर ये लोग बेचने वाले थे, कैप्टन अमेरिका ये लोग बेचने वाले थे। तभी मार्वल्स में एंट्री होती है एक इंसान की जिसका नाम था डेविड मेजल। इस बंदे ने पूरी गेम बदल डाली। इसने मार्वल से कहा अपनी मूवी बनाओ। जब पैसा अपनी मूवी बनाने में है तो दूसरों को फायदा क्यों दे रहे हो? अपनी मूवीज बनाने का फायदा ये होगा कि कैरेक्टर्स तुम्हारे अपने हैं। उस मूवी के तुम पार्ट 1 बनाओ, पार्ट 2 बनाओ, पार्ट 3 बनाओ और हर पार्ट में, जैसे आयरन मैन की मूवी है तो उसमें स्पाइडरमैन को डाल दो, जैसे कैप्टन
कैप्टन अमेरिका की मूवी है तो उसमें थॉर को डाल दो, कभी इन सबको साथ डाल दो एक ही मूवी में। अब इससे होगा ये कि आपने आयरन मैन पे मूवी बनाई, अब जो आयरन मैन को देखने वाले होंगे वो लोग तो देखेंगे ही, लेकिन आपने स्पाइडरमैन को घुसा दिया तो स्पाइडरमैन के फैंस भी इस मूवी को जरूर देखेंगे। अब मार्वल्स ने बोला भैया तुम्हारा प्लान तो अच्छा है पर मूवी बनाने के लिए चाहिए पैसे और वो हमारे पास है नहीं, तो उसने कहा आप लोन ले लो और मार्वल्स ने ऐसा ही किया। उस टाइम में एक कंपनी थी मेरिल लिंच करके जो बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन दिया करती थी। मार्वल्स ने उनसे लोन मांगा $525 मिलियन का। अब मेरिल लिंच ने कहा ठीक है हम आपको लोन दे देते हैं लेकिन बदले में गिरवी क्या रखोगे? तो मार्वल्स ने कहा हमारे पास कुछ है तो नहीं सिवाय इन 10-12 कैरेक्टर्स के। तो मार्वल्स ने लोन लेने के लिए कैप्टन अमेरिका और थोर को गिरवी रखा। मेरिल लिंच ने इनको लोन दे दिया और फाइनली 2008 में मार्वल्स ने अपनी पहली मूवी बनाई आयरन मैन, जिसने 585 मिलियन की कलेक्शन की और इस एक मूवी से ही इनका लोन पूरा हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि आयरन मैन ने ही मार्वल स्टूडियोज को एक नई जिंदगी दी है। और उसके बाद उन्होंने डेविड मिजल के प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। एक से बढ़कर एक मूवीज बनाई और सबके अलग अलग पार्ट्स बनाए और हर मूवी में हीरो के साथ एक सुपर हीरो को डाल दिया, जिससे मार्वल्स के जो फैंस थे वो मूवीज के साथ एंगेज रहे। मूवीज के साथ साथ उन्होंने कुछ और चीजों पे भी काम किया, जैसे कि उन्होंने सबसे पहले अपनी स्टोरी पे काम किया, अच्छे स्टोरी राइटर हायर किए। उनका मानना था कि स्टोरी अच्छी होगी तो मूवी में जान आएगी। और दूसरा, उन्होंने अपनी मूवीज को वर्ल्ड वाइड मार्केट करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि पूरी दुनिया में फैलाएंगे जब भी बड़ा ब्रांड बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और तीसरा, उन्होंने मार्वल्स की मूवीज के साथ साथ एनिमेटेड शोज, कार्टून और मार्वल्स की मर्चेंडाइजिंग भी सेल करना शुरू कर दी। जहां 2003 में मार्वल्स को कोई पूछ नहीं रहा था, बैंक लोन देने के लिए कैरेक्टर्स गिरवी मांग रहा था, नौबत यहां तक आ गई थी कि कैरेक्टर्स बेचे जा रहे थे। वहीं 2008 में एक हिट मूवी ने मार्वल्स की किस्मत ही बदल डाली। 2009 में डिज्नी ने मार्वल्स को $4 बिलियन में खरीद लिया। जहां मार्वल्स को कोई 500 मिलियन लोन देने को तैयार नहीं था, वहां 4 बिलियन में पूरी कंपनी ही खरीद ली। आज मार्वल्स दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टूडियो है। तो दोस्तों, ये थी मार्वल्स की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मजीद ऐसे ही बड़ी कंपनीज के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज देते रहेंगे। और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।